एक कॉन्सेप्ट है उसमें कि माँ के साथ बाप ने भी तवज्जो पूरी देनी है। हुँ। अगर माँ गलती से सो गई है, तो बाप को चाहिए और वो भी नींद बच्चे चाहिए को भी है सँभाल उसको ले। या उसका हल ये है। Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to PhysioWell podcast series. This is me, Dr. Mariam Sharif, and today I have a very special guest. Every guest is special, but he is a pediatrician, he's a child specialist. And for all the parents and mothers out there, don't forget to watch this episode till the end because your kids are going to get benefit from it. Assalamu alaikum, Dr. Hamza. How are you? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएँ, ठीक हैं? Allah ka shukr, theek thaak. So, how is life going on? अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah, very nice. Okay, so you are a pediatric surgeon, or what is your specialty? Can you please explain? बेसिकली आई एम डूइंग एफसीपीएस इन Okay, पीडियाट्रिक्स मेडिसिन। आई एम okay, अ फिजिशियन। ओके फिजिशियन तो लोगों को बता देते हैं कि पीडियाट्रिक वो होता है जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है यानी कि बच्चों का जो डॉक्टर जी, होता जी। है ठीक है तो आप मैं कभी सोचती हूँ कि एज अ मैन हु वुड वांट टू बी अ पीडियाट्रिशियन क्योंकि मुझे लगता है कि एक बड़ी ममता वाली चीज़ है तो आप कैसे जी। हाउ व्हाट इंस्पायर्ड यू टू कम इनटू दिस पहले तो मुझे था कि मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करूं। या दूसरा फिर आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड आई एम क्वाइट अडेप्ट ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व एंड बच्चों को मुझे बहलाना और उनके साथ अटैक करना बड़ा अच्छा लगता है। और अच्छा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें आउटकम बड़ा अच्छा है। माँ-बाप कंसर्न होते हैं तो कंप्लायंस अच्छी है, दवाई टाइम पे देते हैं जी और जी बच्चा जब रिकवर करता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। यानी कि जो पेशेंट को जो बताते हैं उसका रिस्पांस जब आपको आता है रिस्पॉन्स तो अच्छा आता दिस है। मेक्स यू हैप्पी हाँ जी। सो किस तरह जिस लाइक फॉर एग्जांपल बच्चा ज़ाहिर है बच्चों आपके पेशेंट तो बच्चे होंगे और उनके पेरेंट्स के साथ भी आपका इंटरेक्शन होगा तो आप किस तरह अपनी एक रेपो को बिल्ड करते हैं कि माँ बाप जो हैं क्योंकि माँ बाप एज अ फर्स्ट टाइमर या फिर जैसे मैं एक फर्स्ट टाइमर मॉम हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हूँ ये सोचने के लिए भी मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँ तो आप कैसे पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ रेपो बिल्ड करते हैं कि वो कंफर्टेबल हो जाएं आपके अच्छा, साथ इसमें बीइंग अ ह्यूमन हम सब जो है फ़ियर है होती है, हमें स्ट्रेंजर एंग्ज़ायटी होती है नए या शख्स से मिलने में। या तो बच्चों को उससे डबल होती है। तो मैं उनकी रैपो बिल्डअप इस तरह करता हूँ और ट्रस्ट डेवलप करता हूँ कि मैं एनवायरनमेंट ऐसा देता हूँ। अब जैसे ही वो मेरे पास बच्चा आए, तो उसे प्लेफुल एनवायरनमेंट दिया, टॉयज़, अट्रैक्टिव थिंग्स रखी। या अब मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं रखनी कि सख्त डॉक्टर है। मैंने पहले स्माइल पास करनी है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा शो कराना है कि हम आपस में एक-दूसरे को जानते हैं। फिर उनको एक टॉय दे दिया, एक कैंडी दे दी, उनको छोटा बच्चा अपनी लैप में ले लिया, तो या वो होमली फ़ील करते हैं। बच्चों का फेवरेट काम तो ये होता है उनको हाँ टॉयज जी, दे टॉयज़ दें दे ऐसे देता हूँ। वरना तो यूजुअली बच्चे थर्मामीटर देख के डर हाँ जाते जी, हैं हाँ जी। राइट तो रोते भी हैं बच्चे समटाइम्स उसको किस तरह डील बच्चे करते रोते हैं हैं तो फिर मुख्तलिफ पोस्चर्स करके और उन्हें अट्रैक्ट करा के, मुख्तलिफ साउंड्स निकाल के, कोई वीडियोज़ चला के लाइक उनको अट्रैक्ट बहलाना करा होता लेते है हैं, बच्चे बहला को लेते हैं। आपने अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है तो कोशिश करते हैं कि मदर की लैप में ही रहे, वहीं से एग्ज़ामिन करें, वहीं से बात करें। ट्रस्ट डेवलप जैसे ही हो जाए फिर उसे अपनी लैप में ले लो। सही हाँ जी। सही मतलब ये हमें हमें हम समझते हैं कि डॉक्टर है तो उसने तो सिर्फ दवाई लिखनी है लेकिन आपसे बात करके मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि एज अ पीडियाट्रिशियन आप लोग ने पूरा वो रिसर्च की होती है कि हाँ जी। बच्चे की क्या साइकी है उसके पेरेंट्स की क्या साइकी है सो पेशेंट्स को बच्चों को डील करने के बाद जो वो ठीक हो जाते हैं समटाइम्स कुछ बच्चे बीमार ज़्यादा रहते हैं तो उनका किस तरह मैनेज करते हैं फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है वो बार बार रिकरेंट बीमार हो रहा है या रिकरेंट उसके कोई इश्यूज चल रहे हैं तो आप किस तरह उसको देखते हैं कि क्या रिवॉर्डिंग एक पार्ट होगा आप कितना परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ साथ हम इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, एक तो बच्चे का मामला है। हम्म बीइंग ए ह्यूमन हमें भी एहसास दर्द होता है डॉक्टर को भी। तो उसमें हम कॉज़ रूल आउट करते हैं कि आया माइनर सी इन्फेक्शन है या कोई हम्म मेटाबॉलिक कॉज़ या जेनेटिक कॉज़ है। फिर हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, फिर कंप्लायंस देखते हैं कि हम्म इन्होंने मेडिसिन टाइम पे दी है या नहीं दिए दी, या उसकी नहीं दिए इम्यूनिटी है ठीक या नहीं, वरना फिर बेसिक टेस्ट करा के देखते हैं। फिर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह बेहतरी करता है तो वो फ़ॉलो-अप पे ठीक हो जाते हैं बिल्कुल बच्चे। बिल्कुल ऐसे ही है तो नहीं तो फिर हम मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच कर लेते हैं, मुख्तलिफ उसमें डॉक्टर्स क्या को आता है इन्वॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जैसे अगर कोई जेनेटिक सिस्टिक फाइब्रोसिस है या डाउन सिंड्रोम का बच्चा है या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कोई हुआ है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो हम फिर डेवलपमेंट वाले डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है स्पीच डिले के साथ आया है लेकिन ओके स्पीच बेसिकली ऑडियोमेट्री कभी हुई ही नहीं होती। तो ऑडियोमेट्री हियरिंग यानी कि हियरिंग हेयरिंग किसी को सुनना सुनना आएगा तो वो बोलेगा। बिल्कुल हम यही कहते हैं जी बोलता नहीं है। अच्छा समटाइम्स हम इस चीज़ को बड़ा इजी ले लेते हैं हमारी नानियाँ दादियाँ कह देती हैं कि ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा कुछ बच्चे जल्दी बोलते हैं कुछ देर से बोलते हैं तो किस तरह पता चलेगा कि कब प्रॉब्लम है
बेसिकली हमने बचपन से ही जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है तो फॉलो अप डॉक्टर को कराते रहना है, हमारे पास ट्रेंड नहीं है। आफ्टर हाउ लॉन्ग? जैसे बेबी बॉर्न हुआ है तो हम ओके, चेक कराएं, ठीक है। डॉग पीडियाट्रिशियन को चेक कराया, फिर 5th डेट ऑफ लाइफ पे स्क्रीनिंग होती है थायराइड की, बेबी ब्लड ग्रुप होता है, और अच्छा, 7 डे पे फॉलो अप कराना होता है आइडियली। फिर हर 15-15 दिन बाद डॉक्टर को चेक कराया। मिनिमम 3 मंथ्स के बाद तो आपको फॉलो अप कराना चाहिए। जैसे नेक होल्डिंग है वो जी, 3 जी। मंथ्स पे आती है। अच्छा, माँ-बाप देखते ही नहीं है, वो कहते हैं जी आ जाएगी आराम आ से। जाएगी। नेक होल्डिंग 3 मंथ्स पे आती है, 6 मंथ्स पे सिट करना शुरू करता है विद हुँ, सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट। फिर क्रॉल करता है 9 मंथ्स पे, 1 ईयर पे वो विद सपोर्ट स्टैंड करता है। तो ओके। ये माइलस्टोन टाइमली अचीव हो जाते हैं। फिर बैकग्राउंड देखना पड़ता है, माँ-बाप से मिलता है डॉक्टर तो देखता है कि ये टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या हाउस हेल्प के पीछे ही छोड़ा हुआ है। अच्छा, पता चल फिर जाता है। बच्चे को टाइम के साथ-साथ एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, माँ-बाप की आपस में बॉन्डिंग है या उसके सामने झगड़ते रहते हैं। ये छोटे बच्चे पे भी ये चीज़ें छोटे इम्पैक्ट बच्चे का करती भी हैं? सेल्फ एस्टीम है, उसकी भी पर्सनैलिटी है, उसकी ब्रेन पे डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, जिस तरह एक टॉडलर फेज़ में बच्चा आ गया, जैसे जी। मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, माय किड इज़ इन अ टॉडलर फेज़, तो उसके टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा समटाइम्स हो जाते हैं ना, हाउ शुड वी डील विद द टैंट्रम्स ऑफ अ टॉडलर? उसको मारना है, उसको उससे ज़िद करनी है, उसको डाँटना है, किस तरह डील किया जाए? इसका आसान हल है कि हम जो है ना बच्चे को पहले समझते नहीं हैं। हम कहते हुँ, हैं जी ज़िद्दी है तो इसे मार के सीधा करो। दूसरा जो डाँटना 3-4 ज़रूरी है। बच्चे होते हैं या बड़ों के सामने उसे समझाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगर हम अपने तौर पे लें, हमें कोई इस भरी महफ़िल में डाँट दे या मारे, तो हमारी सेल्फ एस्टीम को क्या होगा? बहुत हर्ट हो हाँ जाएगी। जी, हम 4 बच्चों के सामने उसकी बेइज़्ज़ती करना शुरू कर देते हैं, उसे बोलना हुँ, शुरू कर देते हैं। हुँ, उसे अलहदा से कमरे में लेके जाएँ, पोलाइटली उसे बात समझाएँ तो बच्चा मान जाता है, और जिस दिन मान जाए तो उसको रिवॉर्ड दें। ओके। हर चीज़ मार से नहीं से हल होती, पहले प्यार से कहें, फिर थोड़ा इस तरफ जाएँ। क्योंकि ज़ाहिर है ह्यूमन नेचर है ना, रिवॉर्ड मेजॉरिटी टाइम होगा। तो ये होता है ना कि माँ-बाप टाइम नहीं देते। हुँ, मिनिमम 30 मिनट्स पर डे देना चाहिए अनडिवाइडेड अटेंशन। ये नहीं कि माँ काम भी कर रही है और बच्चे के साथ और बातें कर रही फ़ोन है। भी हाथों में है। फ़ोन भी है, हुँ, इतनी स्क्रीनिंग हो रही है जिसकी वज़ह से बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, स्पीच डिले हो रहा है। ओके। ये चीज़ें देखनी है। सो स्पीच डिले से यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि हमें जो डिलेड माइलस्टोन्स हैं, जी। हम अक्सर ये चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं कि एक बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है या उसको कोई ऑटिस्टिक या कोई और एडीएचडी का मसला है। तो हाउ व्हाट इज ऑटिज्म, व्हाट इज एडीएचडी एंड हाउ टू डिफर अ नॉर्मल चाइल्ड फ्रॉम दिस? बेसिकली ऑटिज़्म टर्म गलत है, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये पूरा, और ये अच्छा। न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है। लोग इसको ले लेते हैं कि जी मेंटल डिसऑर्डर है, ऐसा नहीं है। हम्म। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, इसका क्राइटेरिया होता है, उसमें आपने देखना होता है परसिस्टेंट डेफिसिट है बच्चे का इन सोशल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल एक्टिविटीज़, उसमें फिर देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है या नहीं, अच्छा। अपनी थॉट्स वो आपके साथ शेयर करता है, फीलिंग्स या नहीं बच्चा, ऐसा बच्चा इमोशंस। नहीं करता इमोशन अच्छा। शेयर। दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करेगा, मिसाल के तौर पे आप उसे स्माइल पास करें, वो स्माइल पास नहीं करेगा, आप जेस्चर दे रहे हैं, वो नहीं उसको ही वॉन्ट रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्ड। फिर ओके। उसके बाद आप कोई भी रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा है, माँ के साथ बॉन्डिंग, या कोई नया बच्चा आ गया है, हम्म। उसके साथ वो ना एस्टेब्लिश कर पाएगा बॉन्डिंग और उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ये अच्छा। एक फैक्टर आ गया। फिर ओके। दूसरे फैक्टर में होता है कि रेजिस्टेंस आ जाती है मुख्तलिफ डेली एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन वगैरह में, स्किल्स में। वो बता नहीं पाता कि मुझे ये चाहिए, ये पसंद है। नहीं, एक तो वो थॉट शेयर नहीं कर रहा, ओके, ये सब कैटेगरी आ गई। एक सही। थॉट शेयर नहीं कर रहा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, हुँ, तीसरा रिलेशनशिप। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि वो डेली एक्टिविटीज़ जो हैं, स्किल्स हैं, उन पे रेजिस्टेंस आ रही है उसकी, और अच्छा, उसमें 4 कैटेगरी आ जाती हैं। जी, मतलब वो एक चीज़ इधर पड़ी है, तो वो वहीं पड़ी रहेगी, उसने उसकी प्लेस चेंज नहीं करनी। अच्छा, परसिस्टेंस इन सेमनेस करेगा। ओके। उससे हट गई रूटीन से तो वो नाराज़ हो जाएगा या स्टबर्न हो जाएगा। उसको फिर चेंज पसंद नई नहीं है। चेंज पसंद। ओके, फिर एक और होता है कि स्टिमुलाई होते हैं, मतलब कि लाइट हो गई या साउंड, उससे हाइपर एक्टिविटी या हाइपर एक्टिविटी आ जाती है। हाइपर रिएक्टिविटी या हाइपर रिएक्टिविटी अच्छा मीन्स ज़्यादा भी हो सकती है थोड़ी-सी भी रिएक्टिविटी, कम भी? आवाज़ हुई तो उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स कर लेगा, ओके, लेकिन तो ज़्यादा आवाज़ हुई उसको कम रिस्पॉन्स करेगा, लाइट हुँ, को, साउंड को, कोई भी स्टिमुलस को। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट आ जाता है। ठीक फिर है, तीसरे पॉइंट हो जाता है कि वो आपका क्या नाम है, दूसरी उसकी डेली ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें हिंड्रेंस आ जाती है, वो ओके, कर नहीं पाता कोप अप। फिर चौथी आ जाती है कि नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ के अलावा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर सारा रूल आउट हो गया, फिर भी हुँ, उसको मसले आ रहे हैं। तो ये अच्छा। सारा 5 में से फर्स्ट 5 पॉइंट्स तकरीबन पूरे होने चाहिए, तो हम ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को लेबल ये करते हैं। पेरेंट्स ही डायग्नोज़ कर पाते हैं या ये डॉक्टर को जब बताते हैं तो डॉक्टर डायग्नोज़ नहीं, करके बताता है? अक्सर हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि ऐसे बच्चे को ना निकलने ही नहीं देते घर से बाहर।
कि अगर बाहर 2-3 प्रॉब्लम बच्चे क्रिएट हैं, करेगा। नहीं हमारे जो है सोसाइटी में क्या रह जाएगा कि हम ये इनका बच्चा ज़रा पागल है अच्छा। या पीछे रह गया है, तो ऐसे बच्चे को ज़रा निग्लेक्ट करते हैं कि अगर हुँ, गैदरिंग में लेके जाना है बच्चों को तो उसको घर छोड़ जाएँगे। अच्छा। अक्सर माँ-बाप तो इस तरह कर देते हैं, बच्चों का पता ही नहीं होता कि इनके 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं। उस अच्छा, बच्चे के बारे में शो ही नहीं कराते। इससे ना बच्चे के उस बिहेवियर्स और ख़राब होते और होंगे। ख़राब होते हैं और माइल्ड जो सिम्पटम्स आना शुरू होते हैं उसके लिए डॉक्टर को चेक कराना चाहिए और सेशंस लेने चाहिए, वो नहीं करते वो। ओके, उससे वो यस। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर तक चला जाता है। हालाँकि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, जी, जी। जो अब तो रिहैबिलिटेशन काफ़ी सेंटर्स ज़्यादा हैं। हाँ जी। इवन फिज़ियोथेरेपी में भी बहुत अच्छे इनके अब इनको डील करने के तरीके स्पीच आ डिले गए हो हैं। गया, स्टैमरिंग हो गई, या उसको नहीं लेते सीरियस, नहीं चेक कराते। अगर सेशन ले लें स्पीच थेरेपिस्ट से, बिहेवियरल थेरेपिस्ट से तो वो कोप अप कर जाएँ। कब अप कर दें। कितने परसेंट जो है ये ठीक हो सकता है? इसको 100% तो रिकवर नहीं हो सकता, ओके, 20 टू 30% हो सकता है। डिपेंड करता है कि अगर माइल्ड फॉर्म में आया है तो आप नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ उसकी करा सकते हैं। यानी कि उसका लाइफ़स्टाइल कुछ इम्प्रूव इम्प्रूव हो जाएगा, हो डेली सकता एक्टिविटीज़ वो थोड़ा बहुत कर लेगा, 30 टू अच्छा। 40%। अच्छा, इसमें माँ का कसूर है? फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं जी इसने मल्टीविटामिन्स नहीं खाए, ये माँ ने अपना ख़्याल नहीं रखा इसलिए बच्चा ऐसा हो गया या माँ का बिहेवियर माँ-बाप का भी इसमें इसलिए बच्चे खाली को माँ ऑटिज़म का हो नहीं गया। है, अच्छा, इसमें मल्टीपल रीज़न्स हैं। आप सही। जिस घर में रह रहे हैं, बाकी घर वाले कैसे हैं? अच्छा। अक्सर जगहों पे घर झगड़े होते हैं, बच्चे देखते हैं, डिस्कशन होती है माँ-बाप उससे की भी आपस में। ऑटिज़म जनरेट हो जाता है? उससे बच्चा को इफ़ेक्ट पड़ता है कि भई इतना ट्रॉमा हो रहा है। फिर ओके। दूसरा माँ-बाप वर्किंग आजकल हैं, तो वो हुँ, टाइम नहीं दे पाते। वो हाउस हेल्प रखा होता है। अब हाउस हुँ। हेल्प के नाम से ही पता लग रहा है वो हाउस में उसने हेल्प हाउस की करनी है। हेल्प करनी है। चाइल्ड हेल्प तो नहीं है उसका नाम। ट्रू, हम ट्रू। चाइल्ड के लिए हेल्प लेना शुरू कर देते हैं। सही। हमने हाउस हेल्प को हाउस के लिए हेल्प करानी है ना। माँ ने और ब बाप ने अलग-अलग टाइम देना है ओके। प्रॉपर। 30 मिनट्स पर डे देना है, अनडिवाइडेड अटेंशन। इससे उसको उसको एहसास होगा कि मेरा भी कोई देखने वाला है, देखभाल करने वाला है। फीलिंग ऑफ लव हाँ एंड जी, फील करेगा। इंटरेक्शन बॉन्ड इंट बनेगा। हाँ, बिल्कुल। वरना अगर आप हाउस हेल्प पे छोड़ देंगे, फिर उसे टेंट्रम होंगे, उसकी लैंग्वेज डिसऑर्डर्स या लैंग्वेज अब्यूज़, ये अब्यूसिव हुँ। लैंग्वेज बोलेगा बच्चा, और अगर और कोई न डिप्रेशन में जाएगा, ट्रू, सोशल एंग्ज़ायटी रहेगी। ऐसे बच्चों को घर रखते हैं, बाहर नहीं निकालते। आप बिल्कुल। उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज़ कराएँ, जिसकी वजह से सोशल एंग्ज़ायटी खत्म हो, एंग्ज़ायटी बच्चे में खत्म हो कॉन्फिडेंस और हो। उसकी डिस्ट्रैक्शंस जो हैं प्रोडक्टिव चीज़ों में हाँ लगे। जी। अच्छा, नॉर्मल बच्चा इन चीज़ों से इतना डिस्टर्ब हो जाता है तो ऑटिस्टिक बच्चा तो बहुत जी, ज़्यादा उसका ये डिस्टर्बेंस का थ्रेशोल्ड भी बड़ा कम होता है। बिल्कुल। सो किस एज से ऑटिज़्म के सिम्पटम्स का पता चलना शुरू हो जाता है? डिपेंड करता है, कुछ के अर्ली आना शुरू हो जाते हैं, कुछ के लेट आते हैं। आमतौर पर 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक आना शुरू हो जाते हैं माइल्ड सिम्पटम्स। ओके। आप आइडियली समझ लें कि साल के बाद आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को समझ आ जाती है हर चीज़ की, विदिन ईयर बोलना और शुरू कर माइलस्टोन्स देता का भी है। अंदाज़ा हो हाँ जाता है। जी। सही है। ओके, सो हैविंग सेड दैट, व्हाट इज़ द वन थिंग जो आप विश करते हैं काश पेरेंट्स को ये पता हो बच्चों के बारे में? उसमें मेरे हिसाब से तो है 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये बच्चा जैसे आपको कहता है कि जी मेरे मिसाल के तौर पे स्कूल गोइंग है, तो मेरे हुँ, पेट में दर्द हो रहा है या अच्छा। मैंने स्कूल नहीं जाना, तो माँ-बाप यही कहते हैं जी बहाना बना रहा है। हुँ, कॉज़ रूल आउट नहीं करते कि स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहा, वहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं है, कोई बच्चे बुली कर रहे हैं, टीचर बुली कर रहा है, ये नहीं देखते। बच्चों फिर पे अक्सर ट्रस्ट करना हाँ जी, चाहिए। ट्रस्ट नहीं करते। हुँ, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो कह रहा है मेरे पेट में दर्द है या दिल खराब हो रहा है, तो वो यही कहेंगे जी स्कूल जाने का ना जाने का बहाना है। हुँ, क्या पता उसे वाक़ई मेडिकल इश्यू हो, अच्छा। ये हमें करना चाहिए। बच्चों पे ट्रस्ट भी ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए। हाँ, अच्छा, हम बच्चों को ना एज़ अ फुल ग्रोन ह्यूमन नहीं लेते। जी। हम बच्चों को एक पता नहीं क्या समझते हैं कि ये सही भी नहीं बता रहा, ये झूठ भी बोल रहा है हाँ जी, और ये तो ऐसे ही बस कह रहा है। बट दे डू हैव ऑल द फीलिंग्स, राइट? हम ट्रस्ट नहीं करते इस वज़ह से अगली दफ़ा वो बताता ही नहीं वो है। फिर वो बताता नए नहीं है। लोग शेयर करता है, उनसे बातें शेयर करता है, हुँ, अपने अपनों को छोड़ के दूसरों के साथ बातें शेयर करना शुरू हाँ कर जी। देता है, और ऐसे जिससे दूर ये हो शुरू जाता होता है। फिर दूसरा आपने अभी पूछा था कि ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और एडीएचडी में डिफरेंशिएट जी, कैसे जी। करें? एडीएचडी जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, उसमें ओके। भी सब कैटेगरी है, इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी। अच्छा, ये दोनों डिफरेंट हैं। दोनों सब कैटेगरीज़ आ जाती हैं। ओके, कुछ बच्चों में इनअटेंशन आती है, कुछ बच्चों में हाइपर एक्टिविटी आती है। ओके। जिसमें इनअटेंशन आएगी वो टास्क को पूरा नहीं करेगा, फ़ोकस नहीं कर पाएगा, अटेंशन स्पैन कम होगा। अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा, ओके। फ़ोकस नहीं कर पाएगा। हुँ, उसे टास्क देंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा कि एंगेज करे, अच्छा। एंगेज नहीं करेगा, उसमें लॉस अटेंशन करेगा। जो चीज़ें टास्क के लिए रिक्वायर्ड हैं वो पूरी नहीं रखेगा, फॉरगेट करेगा कि ये चीज़ें करनी थी। कितना फ्रीक्वेंटली ये होगा तो पता चलेगा? ये आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होती हैं, माँ-बाप नेग्लेक्ट करते रहते हैं। मतलब शुरू हुँ, में छोटा-मोटा टास्क दे दिया, भई उसने अगर 2 दिन में पूरा किया चलो जी। ख़ैर है।
लेकिन अब वो बिल्कुल ही पूरा नहीं कर पा रहा, तो उन्हें कॉज को रूल आउट करना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनअटेंशन में कि आप उससे बात कर रहे हैं लेकिन वो जवाब नहीं देगा। अच्छा। हाँ जी, ये इनअटेंशन आ जाएगी, उसका ध्यान कहीं और ही रहेगा। लाइक एक आधी दफ़ा एक नहीं दे रहा तो इट्स ओके, बट हमें हाँ ये जी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू उसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व। या दूसरी आ जाती है हाइपर एक्टिविटी। ओके। ऐसा बच्चा हाइपर एक्टिव होगा, नाम से ही पता लग रहा है। हुँ। आप अभी सवाल पूछते नहीं है, वो जवाब पहले देना शुरू कर देगा, एक जगह रुकेगा नहीं। ओके। स्कूल से कंप्लेन आएगी कि भाई क्लास में चेयर पे बैठता ही नहीं बैठता है, ही नहीं है। खाली ही रहती है चेयर। लेकिन नॉर्मल हाइपर एक्टिव शरारती है। बच्चे भी तो होते हैं ना? लेकिन ये इसमें थोड़ा-सा डिफरेंशिएशन हो जाती है ना, शरारती बच्चा जो भी हो उस टास्क तो पूरा करेगा ना। ये यस, यस। हाइपर इनअटेंशन वाला टास्क पूरा नहीं करता, हाइपर एक्टिव वाला टास्क पूरा करके अगले की तरफ जाने की कोशिश करता अच्छा। है। एक आप एक जगह रहता नहीं है, स्टिल नहीं रहता कि भाई इधर रुक जाए। अच्छा। डॉक्टर हमज़ा, अब हम बात करते हैं कि पेरेंट्स से कंसर्न्स की। आप मुझे बताएँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। तो आप मुझे बताएँ कि इम्यूनिटी बूस्ट नेचुरली भी हो सकती है या नहीं? और जो वैक्सीनेशंस करवाते हैं उसका कितना फ़र्क पड़ता है? बिकॉज़ मेरे बच्चे ने जब वैक्सीनेशन करवाई थी मीज़ल्स की, ही स्टिल गॉट मीज़ल्स। सो व्हाई इज़ दैट? इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए वैक्सीन लाज़मी करानी चाहिए। अब जैसे लाइक कोविड आया तो अब हम सब ने वैक्सीन लगवाई, हुँ। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कोविड हो गया। उसकी सिवियरिटी को कम कर देता है, डिज़ीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को कम कर देता है। मिसाल के तौर पे आपने मीज़ल्स की वैक्सीन लगवा ली, एक हुँ। 9 मंथ्स पे लगती है, एक 15 मंथ्स पे। यस। लेकिन फिर भी आपके बच्चे को मीज़ल्स हो गई, लेकिन इतनी सिवियरिटी नहीं हुई होगी। मीज़ल्स से एसएसपी जो है, एन्केफ़ेलोपैथी भी हो जाती है। वो तो खुदा अच्छा। ना ख़ास्ता आपके बच्चे को नहीं हुई। नहीं, वो रैशेज़ और हाँ रेड जी, सिंपल इचिंग। रैशेज़ हुए होंगे, जी। उसके बाद रिज़ॉल्व हो गया होगा, आपने एंटी एलर्जिक दी होगी। हाँ जी। बस, तो ये फ़ायदा हो जाता है वैक्सीन कराने का। वरना निमोनिया के साथ तो कॉमन प्रैक्टिस है कि आ जाते हैं बच्चे। अच्छा। हाँ जी, ज़्यादा सीवियर हो तो फिर इनकैफ में चले जाते हैं। अच्छा, इनकैफ मतलब? सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैरेंसेफलाइटिस, उसमें बच्चा गनोदगी में जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा, कोमाटोज़ भी हो सकता है। ओके। तो हाँ पेरेंट्स को जी, ये देखना चाहिए कि अगर ये कि सिम्पटम्स वैक्सीन आ रहे हैं। कराएँ। हाँ जी, अच्छा, तो और सिम हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ता है अगर ये आ जाएँ, और अक्सर अच्छा, केसेज़ में हमने वैक्सीन नहीं कराई होती, स्किप हो जाती है माँ-बाप से। भूल गए। भूल गए, या एक मिथ होती है जी कि ये यहूदियों की प्रोडक्ट है तो इसमें नहीं हराम लगवानी, दवाई है। इनफर्टिलिटी है, हराम है, हुँ, तो ये सोच के वो नहीं कराते वैक्सीन। लेकिन करवानी चाहिए। करानी चाहिए। अच्छा, तो और कौन से इलाज कॉम सुन्नत है ना, तो इलाज सुन्नत ये हम उन्हें बताएँ तो शायद वो करा लें। पता नहीं ये कॉन्सेप्ट क्यों है कि वैक्सीनेशन जो है वो तो अभी करानी भी है, लोग नहीं कराते। नहीं करवाते। तो और कौन-कौन से कॉमन मिथ्स हैं जो पेरेंट्स आपसे क्वेश्चन्स भी करते होंगे कि डॉक्टर्स फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा जो है ना वो बड़ा पीला-सा हो रहा है, तो क्या उसको एनीमिया ही है तो वो पीला हो रहा है? उसमें लोगों की कॉमन मिथ्स हैं जी कि चाय पिलानी है जी तो रेशा कम करेगा। अच्छा। जैसे आजकल बड़ा कॉमन ये हेल्थ इशू है, हाइपर एक्टिव एयरवे डिज़ीज़, बच्चा आएगा साँस उखड़ रहा है जी, सीटियों की आवाज़ें आ रही हैं, खींच-खींच के साँस जी, ले रहा जी। है। फ़ीवर की हिस्ट्री होती है, नहीं भी होती। हुँ। न्यूली डायग्नोस्ड अस्थमा आ रहे हैं। पहले उनको माइल्ड सिम्पटम्स होते थे, वो नहीं गए डॉक्टर के पास। माइल्ड से एंटी एलर्जिक छोटे-मोटे डॉक्टर से कोवैक्स से ले ली। तो अब स्मोक और ये क्वालिटी इंडेक्स जैसा आपका है, तो इसकी वजह से ये बढ़ गया है। तो हमें ऐसे में क्या करना, माँ-बाप क्या करते हैं, चाय पिलाना शुरू कर देते हैं। छोटे से बच्चे को, इतने से बच्चे को चाय पिलाएँगे जी। कि उसका गला रेशा साफ़ हो जाएगा। गला साफ होगा, सिक्रीशन क्लियर होंगी जी, रेशा नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होता है, वो पत्ती जो है टी, वो आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन कम कर देती है। बच्चा पैलर, पीलाहट आना शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ जी, एक और में है जी मिथ जी, माँ का दूध कम है जी तो इसे खुला दूध, काऊ मिल्क या गोट मिल्क देना जी, शुरू जी। कर दो। उसमें भी जी मिथ है जी कि जी खुला जो दूध दे रहे हैं उसे ग डाइल्यूट करके देना है, पानी डाल पानी के डाल देना है के कि जी दें। बच्चे को हज़म नहीं होगा। हालाँकि पहले 3 माह तक डाइल्यूशन होती है, उसका भी तरीका होता है। पहले 2 हिस्से पानी, 1 हिस्सा दूध लेना होता है फर्स्ट 10 डेज़, 20 डेज़ के लिए। उसके बाद इक्वल डाइल्यूशन कर देते हैं हम। आखिरी दूसरे महीने से तीसरे महीने में हम 2:1 कर देते हैं, 2 हिस्सा दूध, 1 हिस्सा पानी। उसके बाद से ज़रूरत होती ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पानी डाल के, उसमें हुँ। सौंफ, इलायचियाँ डाल के उसे पिलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से डाइल्यूशन से उसकी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। और आयरन डेफ़िशिएंसी होती है काऊ मिल्क से और गोट मिल्क से, फॉलिक एसिड डेफ़िशिएंसी। अच्छा, मिल्क से भी डेफिशिएंसीज़ हो जी, जाती हैं? इसलिए कहते हैं कि 1 साल से पहले ना पिलाएँ। किताब तो कहती है 2 साल कोशिश हाँ करें, जी। लेकिन हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि अफ़ोर्डेबिलिटी का इश्यू है, तो आप 1 साल के बाद एडवाइस करते हैं कि पिला दें। उससे पहले कोशिश करें माँ अपना दूध पिलाए, हुँ। मदर फीड जो है, नहीं तो उसके साथ फ़ॉर्मूला फीड ऐड कर ले। सही। ये होता है। अच्छा, जस्ट टू क्लैरिफाई आवर ऑडियंस, मैं रिपीट करती हूँ कि काऊ मिल्क जो है, अगर आप उसको ज़्यादा वो डाइल्यूट कर देंगे, यानी कि उसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे, तब भी आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन कम हो सकती है, ये नहीं, आपने कहा। चाय से आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन कम होती है। ओके। काऊ मिल्क से ये है कि उसमें जो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट हो गया,
जो माँ के दूध में है, जो बच्चे को चाहिए वो नॉर्मल मिकदार में है। इसमें कंटेंट सॉल्यूट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता ज़्यादा है। है, बच्चे अच्छा, को एब्ज़ॉर्ब नहीं होता, बच्चा फिर मल्टीपल टाइम्स डॉक्टर के पास लूज़ टूल्स के साथ आता है, अच्छा। हाई सॉल्यूट कंटेंट की वजह से। बच्चे को एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो पाती और फूड। फिर भी हम काऊ मिल्क दे रहे होते हैं, हाँ जी, क्योंकि हमारे घर वाले कह रहे होते हैं, भई इसमें चिकनाई दूध है, तो सेहत चिकनाई अच्छी है, दूध होगी। में ताकत है जी। अच्छा, हाँ जी, वो ये कहना शुरू कर देते हैं, दूध पे ज़ोर रखते एक हैं। उल्टा पेट का प्रॉब्लम, हाँ पेट के जी, वो मसाइल शुरू हो। एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होने देता हाई सॉल्यूट कंटेंट की वजह से। फिर बच्चे मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ लूज़ टूल्स रिपीटेडली हर महीने बाद बच्चे को मोशन लगना शुरू हो जाते हैं। सही, फिर वो कमज़ोर हो जाता है। फिर हमारे पास मिथ है जी कि दाँत निकाल रहे हैं इसलिए कमज़ोर हो रहा है, साल इसलिए पे आ कुछ गया। खा भी नहीं रहा। कुछ खा पी नहीं रहा। तो ये हम उस पे वर्क नहीं करते। पिकी ईटर्स जो होते हैं, वो हमेशा टीथिंग की वजह से पिकी ईटर्स बनते हैं, या यही सारे रीज़न्स होते हैं? वो हम एक तो तवज्जो नहीं देते, मीनिंग हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है पूरी स्टार्ट कराने का। सबसे पहले तो जब बच्चा पैदा होता है तो अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ में आधे घंटे में ही माँ को कहते हैं कि फ़ीड कराओ। हुँ, हमारे यहाँ है जी कि जी अभी वो थकी हुई है, अभी वो अडैप्ट नहीं कर पाएगी, फ़ीड नहीं आ रही। या यहाँ से काम शुरू होता है। फिर अच्छा, मदर फ़ीड नहीं कर रहा जी तो उसे दूसरी फ़ॉर्मूला फ़ीड दे दो। हुँ, मदर फ़ीड को एनकरेज करना चाहिए। फिर माएँ कहती हैं जी कि दूध आ नहीं रहा आजकल कॉमन हुँ। उनका जवाब है। उसके लिए क्या करे टाइम पे सोए, टाइम पे उठे, टेंशन कम ले, हाँ, स्ट्रेस स्ट्रेस रिलीव होना रिलीव चाहिए। करे। उसपे वो हम समझते हैं माँ को ऐसे डराना नहीं है, धमकाना नहीं है कि भई सारी गलती तुम्हारी है, लेकिन उसको एज़ अ मदर समझाना है। आई कैन टेल यू कि वो हाँ इतना जी। प्रेशराइज़ आप हो जाते हैं कि वो अच्छा मैंने अब ये करना है, मैंने उसी उसी प्रेशर से जो है ना आपकी चीज़ें उसका हल खराब हो ये है कि जाती हैं। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो है, उस एक कॉन्सेप्ट है उसमें कि माँ के साथ बाप ने भी तवज्जो पूरी देनी है। हुँ, अगर अगर माँ गलती से सो गई है, तो बाप को चाहिए और वो भी नींद बच्चे चाहिए को भी है सँभाल उसको ले। या उसका हल ये है कि जैसे वैसे मुश्किल काम है लेकिन माँ को अडैप्ट कर लेना चाहिए। जिस तरह बच्चा सोए जैसे बच्चा सोया है, आप उसके साथ सो जाओ। जैसे बच्चा उठा है उसके साथ उठ जाओ। उसके साथ कोप अप करो वरना आम तौर पे जब माँ-बाप सोने लगते हैं तो बच्चा जाग जाता बच्चा है। जाग जाता है। फिर वो माँ सुबह घर के काम भी करेगी। हुँ, फिर उसके लिए स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में रेस्टलेस हो हम जाती डाँट है। देते हैं बीइंग अ डॉक्टर, तुम्हारी गलती है। फिर हुँ। अगर मियाँ अच्छा है तो अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक, नहीं तो घर जाके वो उसे डाँटेगा। सास वगैरह और इन-लॉज़ के मसले मसाइल होंगे, ट्रू, तो उसे काम करना है। माँ अच्छी होगी, माँ की हेल्थ अच्छी होगी, तो अगर वो स्ट्रेसफुल नहीं होगी, तो घर में भी स्ट्रेस नहीं होगा। उसमें सबसे पहले है माँ की डाइट अच्छी होनी चाहिए। ओके, माँ ने 1 गिलास दूध या 2 गिलास दूध दिन में लाज़मी पीना है। हर फ़ीड से आधा घंटा पहले आधा गिलास पानी लेना है। पानी भी पीना इसमें है। कॉन्सेप्ट ये है लिक्विड इंटेक बढ़ाएगी तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगी। ट्रू, फिर दोनों तरफ 15 मिनट्स कराना है ओके। फ़ीड। सकिंग अच्छी होगी अगर मदर फ़ीड करेगी, बच्चे में इम्यूनोग्लोबुलिन्स जाएँगे। जो यानी कि बच्चे की इम्यूनिटी हाँ जी, बूस्टिंग इम्यूनिटी बूस्ट होगी। एलिमेंट्स होंगे। सबसे अच्छी बात है ब्रेस्ट कैंसर से माँ बच जाएगी, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। अच्छा, हाँ जी। सही है, सही है। फिर ये है कि माँ ने जो है फ़ीड करा दी है, तो उसके बाद उसे बर्ब अच्छी तरह कराना है। हुँ। ये नहीं कराते। उसमें ये वो मिथ्स रोता आना रहता हाँ है या जी। फिर वो थ्रो आउट कर क्लॉकवाइज़, देता है? एंटी क्लॉकवाइज़ उसकी बेली पे मसाज करना है, लेग्स का मसाज, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करनी है, अच्छी ओके। तरह बर्प कराना है, पहली डकार पे नहीं लिटाना, 10-15 मिनट तक बर्प कराना है अच्छी तरह। फिर ये मिथ है जी माँ ने चावल खा लिए, दाल खा ली तो जी इसलिए बच्चा सख्त पेट कर रहा है, बच्चे को हज़म नहीं हो रहा है, हाँ ऐसा जी, कुछ जी, भी नहीं जी। है मेडिकली। अच्छा वो कहते हैं ना कि आपने जी माँ ने चने नहीं खाने, वो बच्चे के लिए बादी हो हाँ जी। जाएगा, माँ ने चावल नहीं खाने, वो दूध से पहले पता नहीं बेचारी क्या। माँ सारे खाना खा लेते हैं तो वो एंड में खाती है, हाँ। उसको मिलता अच्छा ही ये नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ मिथ, इससे कोई मिथ फ़र्क है नहीं ये भी, पड़ता। जैसे चाय की मिथ है, दूध की मिथ है, इसी तरह ये भी मिथ है। माँ के पेट से तो अब निकल गया ना, अब तो कुछ नहीं है होना। अच्छा, वो जब माँ के पेट में हो तो यूरोपियन कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ या हमारे अपने कंट्री में भी अगर अल्कोहल का इंटेक या ड्रग इंटेक करेगी तब तो बच्चे के फ़र्क ड्यूरिंग पड़ेगा। गेस्टेशन फ़र्क पड़ेगा, वरना तो फिलहाल इतना नहीं पड़ता। ओके। हाँ जी। तो ये जो दही दे देते हैं बच्चों को और कहते हैं दही खाने से भी बच्चे का गला पकड़ा जाएगा, ऐसे भी नहीं, इस होता तरह है? नहीं है, अब आप फ्रिज में रखी हुई या फ्रीज़र में रखी हुई देंगे, वो तो आपका भी गला तो पकड़ा हमारा भी गला जाएगा। पकड़ा जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें, घर की बनी हुई दही उसे खिलाएँ, बाहर का स्टफ़ ना दें, और बनानाज़ बच्चे को ना दें, वो हालाँकि दें। पोटेशियम होता है उसमें वो बट यूजुअली आजकल कहते हैं जी कि रेशा हो जाता है रेशा हो उससे, जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं है, उसे केला दही में मिला के दे दें। उबला हुआ आलू, अंडा, दही दें। फिर हमारे यहाँ वीनिंग टाइम पे नहीं स्टार्ट कराते, 6 महीने पे शुरू करानी चाहिए आइडियली। हुँ, उसको आहिस्ता-आहिस्ता कॉन्सेप्ट क्लियर करना है लोगों का और गाइड नहीं करते। जैसे-जैसे 6 महीने से ऊपर जाए उसकी वीनिंग स्टार्ट कराई है तो आपने लिक्विड इनटेक मतलब मिल्क की इनटेक को कम कर देना है। 2 से 3 दफ़ा ले आना है दिन पे और सॉलिड इनटेक को बढ़ाना है। बच्चा बढ़ाना है। टेंट्रम करेगा, नाराज़ होगा, लेकिन आपको थोड़ा-सा मज़बूत रहना है। माँ को म हिम्मत मज़बूत करनी। रहना है, हिम्मत करनी है। हफ़्ता 10 दिन के बाद वो सीधा हो जाएगा, जब उसको भूख लगेगी वो लेकिन अगर वो खाएगा। खा ही नहीं रहा तो उसका वीक भी हो तरीका जाएगा। है। आपने उसको फूड स्टफ हम क्या शुरू कर देते हैं एक साथ
सारी चीज़ें एक-एक साथ शुरू करा देते चलो हैं। ये उसको शायद खा एक ले। हाँ जी, उसको एक चीज़ देनी है, बनाना से शुरू कराएँ, हुँ, उसका टेस्ट डेवलप कराना है। अब अगर वो कॉट में है तो कॉट से बड़ा हो गया है, जैसे वॉकर में आ हुँ, गया, तो वॉकर में उसकी टेबल पे रख दें। गिराएगा, खराब करेगा, खेलेगा, कुछ तो खाएगा। कुछ उसका तो टेस्ट खाएगा। आप फेंक भी देगा, वॉमिट भी करेगा, 3-4 दिन तंग करेगा, हुँ, लेकिन उसका टेस्ट डेवलप हो जाए, फिर नेक्स्ट स्टफ पे लेके आएँ। उबला हुआ आलू, अंडा, दही, केला, साबूदाने की खीर, हुँ। खिचड़ी, दलिया, केला दही में मिला के दें। फिर हम सब्जियों की प्यूरी देना शुरू कर देते जी, हैं जी। सूखी, वो हम नहीं खाते तो वो क्या खाएँगे? जो हमसे हाँ नहीं जी, खाया जा रहा, वो बच्चे से तो कैसे उसमें खाएँ? का तरीका है कॉम्बिनेशन में दें। ओके, एक फ्रूट ऐड कर लें, स्ट्रॉबेरी को थोड़ा कट करके उसमें ऐड कर लें, तो वो उसके लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा। फिर आपने रेनबो फूड का नाम सुना होगा, तो वो कलरफुल डिफरेंट आइटम्स, कलर्स ताकि वो डिफरेंट कलर्स अट्रैक्ट हो जाए। अट्रैक्ट हो। ओके, हाँ जी, ये सेमी सॉलिड का है तरीका हो ठीक गया। है। फिर सॉलिड पे जाना है तो आपने उसकी शेप्स, जैसे नट्स हैं आजकल, या नट्स शुरू करा देते हैं तो बच्चे को रिएक्शन हो जाता है फूड स्टफ ये से। मैं एलर्जी के बारे में पूछना हाँ चाहती थी कि जो जी। नट्स की एलर्जी है, कोई भी एलर्जी है, हमें पता कैसे चलेगा कि वाक़ई बच्चे को एलर्जी है या बच्चा वैसे ही उसको रैश हो उसका गया? ये तरीका है, जो नया स्टफ़ दे रहे हैं ना, उसको स्पेसिफ़िकली वही दें और उसको ऑब्ज़र्व करें। अगर उसे एलर्जी हो गई है, हो अगली दफ़ा अगर देना है तो एहतियात से दें। हुँ, फिर जैसे नट्स हो गए या ओवल या फ़ॉरेन बॉडी के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, ग्रेप्स हो गए, उसका भी तरीका है। उसको कट करना है इस शेप में कि वो इन्हेलेशन में एस्पायर ना कर ले, अच्छा, ये भी है। और नट्स अगर दिए हैं, लाज़मी नहीं है हर दफ़ा ही उसे रिएक्शन हो। हो सकता है कि कुछ और ट्रिगरिंग फैक्टर्स भी हो गए हों, तो ये आपने रूल आउट करने हैं। अगर उसे नट्स से एलर्जी है तो फिर आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो वो सारी लाइफ़ अवॉइड होगा उसका वो? नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता कोप अप कर जाता है। जैसे अस्थमा का पेशेंट होता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता कोप अप कर जाता है, तो फिर वो अडैप्ट हो जाता है। सही। जैसे किसी को साइनोसाइटिस है, हाइपर एक्टिव एयरवे डिज़ीज़ है, तो आपने ट्रिगरिंग जितना फैक्टर से एनकाउंटर बचाना है। ज़्यादा होगा वो हाँ बेहतर हो जी। जाएगा। अच्छा मुझे बताइए जिस तरह आजकल मौसम है सर्दी भी खैर सर्दी कभी आ रही है, कभी नहीं भी कभी आ आ रही। रही है। लेकिन बच्चों के लिए ऑब्वियसली इट इज़ विंटर। तो बच्चों को अगर फ्लू हो जाए आजकल, तबीयत ख़राब हो जाए, नज़ला हो जाए तो उसके लिए कोई आप होम रेमेडीज़ बताएँ या कुछ बताएँ कि हमारी ऑडियंस अब पेरेंट्स अपने बच्चों को आजकल के मौसम में हाँ किस तरह जी। प्रिवेंट कर अच्छा, सकते हैं इसमें चीज़ों को? नेट एक रहमत भी है और ज़हमत भी है। हर कोई नेट से देखना शुरू कर देता है और या ट्रीटमेंट अपने बच्चे में कराना शुरू कर देते हैं। या डॉक्टर ने एक क्रीम लिख दी है, अगर वो उस वक़्त के लिए यूज़फुल थी, वो माएँ जो हैं घर में रख के उसी को यूज़ करना शुरू इवन कर सबको देती हैं। वही यूज़ करा हाँ रही जी, होती हैं। एक सिरप आ गया तो वही सबको पिलाना है, हाँ जी। डोज़ भी नहीं एडजस्ट करनी। हुँ, तो उसमें ट्रिगरिंग फैक्टर्स का ज़रा ख़्याल करना है, जैसे आजकल हाइपर एक्टिव एयरवे डिज़ीज़ या कॉमन कोल्ड हो रहा है, तो मास्क का इस्तेमाल कराएँ, बच्चों के मास्क आते हैं। ओके। आउटडोर एक्टिविटीज़ मैं तो एनकरेज करता हूँ, लेकिन आजकल के माहौल में जैसे क्वालिटी इंडेक्स और स्मॉग है, हुँ, तो इसमें एहतियात की जाए। ओके, ठीक है, कोल्ड स्टफ़ को ज़रा अवॉइड करें और नेबुलाइज़ अगर करा सकते हैं तो नॉर्मल सलाइन से, या स्टीम दे सकते हैं तो वो दे दें। ओके। स्टीमर मैं इसलिए नहीं कहता बच्चा अपने ऊपर गिरा ना ले, जी, जी। वो और ट्रॉमा हो जाएगा। अच्छा घर में नेबुलाइज़ करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम कर सिर्फ़ सकते नॉर्मल हैं। सलाइन से आप करें, ओके, कर उसमें सकते कोई हैं। मेडिसिन ना डालें। सही है। अच्छा कभी ऐसा होता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो वो उनमें माइल्ड स्क्विंट होता है। जी। विद टाइम कुछ बच्चों का ठीक हो जाता है, कुछ बच्चों का बढ़ जाता है। तो वो स्क्विंट क्यों होता है? क्या वो मदर की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई नेग्लिजेंस होती है या और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? प्रेगनेंसी में कोई नेग्लिजेंस नहीं है, ओके, वो बाय बर्थ कंजेनिटली हो जाता है। उसमें उसको अडैप्ट कराने के लिए भी वो एक तरीका होता है। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए, ये फील्ड है आई वालों की, ओके, ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है। लेकिन बीइंग अ पीडियाट्रिशियन हमें भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उसमें ये करना होता है कि जिस आई का मसला है, हुँ, उसको कोशिश करें कि बच्चे को फ़ोकस कराने की कोशिश करें, उसको आई एक को पॉइंट फ़ॉलो पे। करें। ओके, मतलब उसे कहें कि यहाँ पे वो मूव कराए अपनी आई बॉल को, यहाँ पे करे तो प्यूपिल जहाँ पे मूव करेगा, तो इससे भी अडैप्ट हो जाता है। एक हुँ, और तरीका होता है, ब्लैकआउट कर देते हैं जगह को। ऑपोज़िट आई को ब्लैकआउट कर देते हैं अगर इस आई का मसला है, तो ताकि वो फ़ोकस प्रॉपर कर सके। अच्छा। हाँ जी, नहीं तो फिर वो उसके पास लेंटिकल ग्लासेस या इस तरह की यानी तरफ कि जाना उन पड़ता है। मसल्स को थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज़ेज़ बेसिकली होती हैं। उस मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर बीच में है तो वो इस तरफ चला जाएगा। अच्छा, यहाँ का मसला है तो वो इस तरफ चला गया। सही। इसको अडैप्ट करने के लिए एक तो ये कवर कर देते हैं अपोज़िट को, ताकि उसका फ़ोकस सही हो सके। नहीं तो दूसरा फिर वो सिलिंड्रिकल ग्लासेस या जो उन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट ने प्रोसीजर करना होता है वो वो करते हैं, सारा तो वो होता है। ठीक हो जाता है। अच्छा कुछ आप ऐसी विटामिन्स रिकमेंड करना चाहें या सप्लीमेंट्स रिकमेंड करना चाहें कि जो छोटे बच्चों को दी जाएँ या देनी भी चाहिए हर दफ़ा के नहीं जैसे कैल्शियम का दे हाँ देते हैं, जी। आयरन का दे देते हैं। हाउ ऑफ़न शुड अ पेरेंट गिव दीज़ सप्लीमेंट्स टू देयर मेरे किड्स? हिसाब से तो सबसे अच्छा मल्टीविटामिन जो है वो माँ का फ़ीड है, मदर ओके, फ़ीड। अब उसमें मदर की डाइट अच्छी होनी चाहिए, हुँ, तभी वो बच्चे की डाइट अच्छी ठीक होगी और है, हेल्थ अच्छी होगी। ओके, तो मदर फ़ीड कराएँ और विटामिन डी का सप्लीमेंट दें।
ये इन्फेंट के लिए है, मतलब इन्फेंट होता है 1 साल का एक बच्चा, साल उससे से पीछे-पीछे, ठीक है। क्योंकि वीनिंग इतनी अच्छी नहीं होती। ओके। तो 6 महीने से पीछे-पीछे तो लाज़मी विटामिन डी का सप्लीमेंट और मदर फीड एनकरेज करें। उसके ऊपर ये है कि 6 महीने से ऊपर अगर आपकी वीनिंग प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट हो गई है, आप पोर्शन मील डाइट प्लान दे रहे हैं उसे, तो फिर तो मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप ये जो चाय वगैरह और ये मिर्च को इग्नोर कर दें, नहीं तो फिर आप मल्टीविटामिन्स उसमें बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं और हुँ। लाइसिन साथ दे सकते हैं, ताकि उसको भूख भी लगे, वो खाए। अच्छा, हाँ जी। यूजुअली ऐसा होता है ना कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें मुँह में डाल रहे होते हैं ना, तो घर में इर्द-गिर्द के लोग कह देते हैं कि क्योंकि इसको जो है आयरन की कमी है या इसको किसी चीज़ की कमी है इसलिए हर चीज़ पकड़ के मुँह में डाल रहा है। आप पिकी ईटर्स पिकी ईटर्स कहना चाह रही हैं या जो नहीं, नीचे जो से हर पकड़ के नीचे खा से लेते हैं? पकड़-पकड़ के अच्छा, हर जो चीज़ मुँह में डाल पाइका बेसिकली आप कह यस, रही हैं। यस। पाइका एक ब्रॉड टर्म है, उसमें अब हम सादा ज़ुबान में कहते हैं जी मट्टी खाता है यानी। मट्टी वो खाता है, खाली चूना खाता मट्टी है। नहीं होती, वो उसमें चूना, सीमेंट, बजरी, पेंट ये हुँ, खाना शुरू कर देते हैं। तो नो डाउट उसमें भी मेडिकली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी और आयरन की खास तौर पे अच्छा होती है, होती है, जिसकी वजह से वो करता तो है। डॉक्टर के दूसरा, पास ज़रूर जाना हाँ चाहिए। जी, कुछ में बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे बड़ी एज में भी हमारी उम्र में भी लोग खाते हैं, मट्टी खाते हैं। पेंट खाते हैं, हुँ, उतार-उतार के खाते हैं, तो ये उसको अडैप्ट करना होता है साइकोलॉजिकली, उनकी बिहेवियरल थेरेपी करते हैं। अक्सर लोग एंग्ज़ायटी में होते हैं, तो ये काम शुरू कर देते या हैं। तो बच्चों में भी इस तरह होता है, तो उसको लिए उनकी बिहेवियरल थेरेपी करनी होती है और साथ आयरन सप्लीमेंट देते हैं। कोई पहले उन्हें डिवॉर्म करते हैं, क्योंकि अंदर इतना पैरासाइट्स वगैरह आ जाते हैं। यस, यस। तो उसमें 2-3 ट्रीटमेंट्स होती हैं, एक अल्बेंडाज़ोल होता है, उसको जो है 10 एमएल स्टैट में दे देते हैं, नहीं तो मेबेंडाज़ोल देना है तो आपने 5 एमएल बीडी में दे के 3 डेज़ का कोर्स है। ओके, नहीं तो फिर आपके पास एक और ब्रांड ज़ेंटेक आ जाता है, क्या नाम है उसका? ज़ेंटेक भी लिवेमिसोल। ओके, लिवेमिसोल ज़रा मुश्किल से मिलता है, तो उसका ये कोर्स होता है, आज देना है बच्चे को 5 एमएल, 5 टू 10 एमएल ऐज के हिसाब से। कल देना होता है, फिर एवरी 15 डेज़ देते हैं 3 मंथ्स तक। सही है। वो लिवेमिसोल बहुत कम तक जाना पड़ता है, वहाँ तक वो पहले मेबेंडाज़ोल हो से फ़र्क जाता है पड़ ठीक, जाता है। ओके। डिवॉर्म करना होता है और कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद जब ये डिवॉर्म करना है, तो कोशिश करें हर 6-6 महीने बाद डिवॉर्म करें, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट और हमारी डाइट आपको पता है कैसी हम है, जर्म्स हैं। उसकी क्वालिटी क्या है। डीवॉर्म का मतलब है कि बच्चों के पेट में पेट में जो कीड़े हैं, उनको हाँ, किल करना है, उनको किल किल कर करना देंगे है। तो वो स्टूल के थ्रू, पू के थ्रू पास कर और देगा। पता भी समटाइम ऐसे चल जाता है कि बच्चों के स्टूल में यू कैन जी, इवन लिटरली सी द वर्म्स वर्म्स। आते हैं। यस, बच्चे का फीका रंग हो जाएगा, बच्चा सुस्त रहेगा, जी। उसकी क्वालिटी पेट ऑफ में लाइफ पेन अच्छी नहीं होगी है, पेट उसके। में दर्द बार-बार कहता है, वज़न नहीं बढ़ता, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, हुँ। कभी नहीं लगती, इस तरह है। आफ्टर एवरी 6 मंथ्स मिनिमम आपको हमें डीवॉर्म डिवॉर्म करना करना चाहिए, चाहिए। ठीक है। वही बात हो गई आप जब बातें बता रहे हैं ना बच्चों के बारे में, तो मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स की भी साथ काउंसलिंग और पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना कि ये हाँ जी। वाक़ई प्रॉब्लम है और बच्चा वो प्रॉब्लम में है। हमें आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स की काउंसलिंग के सेशंस होने चाहिए होने या चाहिए, पीडियाट्रिक्स लेकिन को ही करवाने हाँ जी, चाहिए? इसमें सोशल मीडिया भी रोल प्ले कर सकता है और हम बीइंग अ पीडियाट्रिशियन कर सकते हैं। उनकी काउंसलिंग करें, सबसे पहले बच्चों की ना जो सेल्फ एस्टीम है, उसको हर्ट ना करें। उन्हें भी हुँ, इंसान समझें कि उनको भी दर्द होता है, उनको भी एहसासात हैं। हर एक बच्चे को की क्वालिटी जो है और जो डिफरेंट होती है। माइंडसेट है डिफरेंट है। हर बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाना हमने। या हर बच्चा अपने जो है एहसासात लेके, अपनी पर्सनैलिटी लेके आया है। ये हम नहीं समझते और एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करते हैं। अगर बच्चा बता रहा है कि मैं मुझे ये हेल्थ इश्यू है, तो आप मान के डॉक्टर को चेक करा लो। अब कोई लर्निंग इश्यूज़ आ जाते हैं जिसके, नहीं फलाँ तुम्हारा भाई तो अच्छी तरह पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते, जान के करते हो। हुँ। वो फिर बच्चा कहेगा ठीक है जी मैं करता हूँ, वो फिर बताएगा ही और नहीं। समटाइम्स ऐसे भी होते हैं कि एज़ अ मदर मैंने ये बड़ा फ़ील किया कि मुझे कहते थे कि तुम्हारा बच्चा मोटा नहीं है, इसको ये खिलाओ, मोटा करो बट अदर देन दैट उसका वेट भी माशाल्लाह से ठीक है, उसकी हाइट भी ठीक है, वो प्रॉब्लम भी नहीं हमारा क्रिएट कर रहा है, उल्टा बस क्योंकि हिसाब वो है। देखने में थोड़ा मोटा नहीं है, तो क्या वो वीक है? हाँ जी, हमारा उल्टा हिसाब है, जब बड़े होते हैं तो हम कहते हैं हमने स्लिम होना है। स्लिम होना है, और जब छोटा है तो जी बच्चा मोटा मोटा होगा तो होना चाहिए। सेहतमंद है। जी, मोटा होके वो ठुस बैठ ना जाए ना, हाँ, एक्टिव होना एक्टिव भी चाहिए। होना चाहिए। एक्टिव नहीं होता बच्चे को, हम मोटा करे जाते हैं, खिलाए जाएँगे, बिठा देंगे, खिलाए जाएँगे, बिठा देंगे। जी, ये सेहतमंद है। और समटाइम्स ऐसे भी करते हैं मतलब हमारी माएँ हमें कहती हैं कि दी तुम इसको ना मीठी चीज़ें खिलाओ ताकि इसकी सेहत अच्छी हो, तो क्या मीठा बच्चे के लिए खाना ठीक है? एक हद तक दें ना आप, पोर्शन मील दें, क्वा डाइट प्लान पूरा बना के ना वो दें, हर चीज़ उसको ज़रूरत है। हुँ। अब हमारे यहाँ कुछ लोग दाल ही नहीं देते, दाल में कितनी प्रोटीन है। अच्छा बच्चों को नहीं देते? लीफ़ी वेजिटेबल्स नहीं देते वो लोग। लोग कहते हैं जी सिर्फ़ मीट ही खाना है, उससे ताकत आएगी। अच्छा। दाल में जितनी प्रोटीन है वो और किसी में है, बीन्स नहीं खिलाते हम। हुँ, हम ये फूड स्टफ़ जो है पिज़्ज़ा वग़ैरह फ़ास्ट फ़ूड पे ज़ोर दे देते हैं। सही।
बच्चे की फिर हर बात नहीं माननी है कि ये भी करना है, उसे तरीके से समझाना है। वही अगेन पेरेंट्स काउंसलिंग इज रियली हाँ वेरी जी, इंपॉर्टेंट। उसका सबसे बड़ी गलती है जो माँ-बाप की, उसको टेबल पे नहीं बिठाते। अपने साथ टेबल पे बिठा के फूड स्टफ खिलाएँ। फिर एक बच्चा अगर नखरे कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तो सबको एक ही फूड दें, ना कि उसके लिए बनाएँ अच्छा, स्पेशल। वैरायटी नहीं बनाएं, वैरायटी ना उसको जो बनाएँ, घर उसको का खाना खिलाएँ। बना हुआ है वही जो सर्व करें। खाना है वही पका हुआ है, वही खाए। सही। हाँ जी, उसकी हर बात नहीं माननी। अगर 10 बातें वो कर रहा है तो 6 उसकी माने, 4 अपनी मनवाएँ, मनवाएं। वरना उसकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाएगी कि मुझे कोई ना नहीं कर सकता। ये भी ये हमारा जो है रोल ना प्ले है। चीज़ें, ये ट्रायाज करना और ये देखना कि क्या मानना है क्या नहीं मानना है, ये डेफिनेटली बड़ा एक पेरेंटिंग एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हाँ जी, काम है। पेरेंटिंग एक प्रॉपर जॉब है। ऐसे तो नहीं जन्नत मिलेगी ना। सही। हाँ एज अ जी, पीडियाट्रिशियन आप पेरेंटिंग के बारे में भी ज़ाहिर है पढ़ते होंगे और हाँ बच जी। पेरेंट्स को भी सिखाते होंगे। अक्सर जगहों पे माँ-बाप में से कोई एक नॉन सीरियस होता है। वो और एक बहुत ज़्यादा एक सीरियस बहुत होता ज़्यादा है। सीरियस होता है, ओवर कॉन्शियस हो जाता है। या तो ये दोनों को लेके चलना है ना। सही है। दोनों करेंगे मेहनत तभी बच्चे अच्छे बनेंगे ना, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। खाली ये महँगे स्कूलों में पढ़ाने से नहीं होगा, माँ-बाप जो पढ़ा सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बिल्डअप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ट्रू। सो डॉक्टर हमज़ा, आप एक लास्ट मैसेज दें पेरेंट्स को कि कोई भी मैसेज ऐसा जो आपको लगता है कि पेरेंट्स तक ये बात पहुंचनी चाहिए या ये मैसेज पहुंचना चाहिए, एनीथिंग रिलेटेड टू डिजीज या फिर पेशेंट्स या फिर किड्स, एनीथिंग व्हिच मैसेज यू वांट टू कन्वे हियर टुडे। सबसे अहम बात है ना कि उनकी पर्सनैलिटी बिल्डअप करने के लिए उनको प्रॉपर टाइम दें। टाइम दें। 30 मिनट्स पर डे देना है, अनडिवाइडेड अटेंशन। दूसरा जो आजकल स्क्रीनिंग स्क्रीन इम्पॉर्टेंट है, टाइम। स्क्रीन टाइम का आपने ख़्याल करना है कि रिकमेंडेशन है कि वीकडेज़ में 1 आवर देना है पर डे और वीकेंड्स पे 2 आवर्स पर डे। हम तो उसके मोबाइल दे देते हैं कि वीक ये में 2 आवर्स। वीकडेज़ में, वीकडेज में मतलब 2 आवर्स। कि 7 दिन का पूरा हफ़्ता है, तो शुरू के 3 दिन में पूरे दिन में 1 घंटा वो मोबाइल इस्तेमाल करे बस, इससे ज़्यादा नहीं। और वीकेंड्स पे जो है वो 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। हम काम कर रही होती हैं माएँ और उनको मोबाइल दिए होते हैं हर उससे भी जगह। बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं। बच्चे का स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो तो बिहेवियरल चेंज आ जाएगा, वो अपने में ही लगा रहेगा, आपसे बात ही नहीं करेगा, इंटरैक्ट नहीं करेगा। आउटडोर एक्टिविटीज़ कराएँ, आउटडोर एक्टिविटीज़ से उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, स्ट्रेंजर एंग्ज़ायटी उसकी जो है वो खत्म होएगी, आपके साथ बॉन्डिंग बड़ी अच्छी बनेगी। और जो बच्चे कार्टून्स में वो हाँ इन्वॉल्व जी, हो रहा है वो भी कम वो हो। भी कम करें ना। हाँ सही जी, है। और दूसरा ये है कि उसकी जो प्रॉब्लम्स वो बता रहा है उसको हाइलाइट करें, डॉक्टर को चेक कराएँ, ना कि उस पे मिसट्रस्ट करें, उस पे ट्रस्ट प्रॉपर करें। ये ना कहें कि ये बहाने कर रहा है। और हर बच्चा डिफरेंट होता है तो कंपैरिज़न कम से कम नहीं करें करना। और डाइट के हवाले से प्रॉपर डाइट दें। ना कि वो वीनिंग अभी 2-2 साल पे, डेढ़-डेढ़ साल पे हो रही है, 6 दूध महीने ही पे चल शुरू रहा है कराएँ। उसका। ओके। फैंसी आइटम ना दें, देसी चीज़ें दें। सिरिलैक जो हम डब्बे वाला देना शुरू कर देते हैं, सब्जियाँ और फल की प्यूरी बना के दें, उसमें दूध ऐड सिरिलैक कर लें। के बजाय हम अगर देसी चीज़ें दें नेचुरल देसी चीज़ें दें वो हम। ज़्यादा हाँ बेहतर है। जी। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे आया कि एक जो कॉन्सेप्ट है कि अगर हम डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाएँगे ना तो उसने तो दवाइयों पे लगा देना मेरे हाँ बच्चे को और जी। दवाई ही देनी है। तो क्या आप हमेशा दवाइयाँ देते हैं बस? कुछ चीज़ों के लिए दवाई की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों के लिए सिर्फ़ काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। हुँ। इसमें माँ-बाप की भी गलती है, डॉक्टरों की भी गलती है। अगर ये डॉक्टर ने दवाई ना दी, वो कहेंगे जी ये डॉक्टर पैसे ठीक नहीं ले था। लिए या डॉक्टर ठीक नहीं है, कोई दवाई बीमारी तो नहीं दी ही निकाली। नहीं, कोई बीमारी नहीं निकाली। सही है। फिर वो दूसरे जैसे शॉपिंग नहीं करते वैसे वो शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। एक डॉक्टर से दूसरे की तरफ गए जो दवाई जो देगा। दवाई अब देगा। उसमें भी कुछ लोगों का माइंडसेट है कम से कम दवाई देता है वो बड़ा डॉक्टर है, जो ज़्यादा से ज़्यादा दवाई देता है इस मसले की भी वो बड़ा डॉक्टर हमें है। समझने की ज़रूरत हाँ है कि जी। हमें अपने आप को भी थोड़ा-सा एजुकेट डॉक्टर भी वही देगा ना जिस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरत है। हाँ जी। सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमज़ा, आज आपसे बात करके एज़ अ मदर ऑफ़ अ किड मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोच रही थी कि मैं किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से इतनी डिटेल में बात कर सकूं, जो कि मेरे लिए भी हेल्पफुल हो और बाकी पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच। वेलकम। एंड अगर किसी और ने आपसे कंसल्ट करना हो अपने बच्चों के लिए तो वो कैसे करें? ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ ओके। और अगर इन पर्सन किसी ने मुझे कंसल्ट करना है तो भी अवेलेबिलिटी है। Okay, so I will mention all his links in the description below, number and your Instagram handle. ओके, Okay, thank you so much. वेलकम।